हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देर नहीं करते हुए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं गोली दर्पण। और गोली दर्पण में अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, मीन्स अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा होगा कि बड़ा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग इसके जान चुके हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा इसके प्रतिबिंब जो बनता है वो कभी सीधा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी उल्टा होता है, कभी वास्तविक होता है, कभी आभासी होता है। तो कब वास्तविक होगा, कब आभासी होगा, इन कंडीशनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस पर प्रश्न आता है, प्रश्न लिखोगे नंबर 1। कैसा प्रश्न आएगा कि एक वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि वस्तु अनंत पर स्थित है, अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना है और बनाकर ये बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो चलो देर नहीं करते हुए हम आंसर निकालते हैं इसका। याद करने या रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले पूछा कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी अवतल दर्पण बनाएंगे हम। शुरुआत अवतल दर्पण से करेंगे, तो चलो अवतल दर्पण बनाते हैं। यहां हमने एक सीधा सा अवतल दर्पण बनाया। दर्पण जरा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग प्रकार का प्रयोग कर सकते हो बनाने में, क्योंकि हाथ से बनाओगे तो दर्पण टेढ़ा हो सकता है और दर्पण टेढ़ा हुआ नहीं कि आपका प्रतिबिंब जहां बनना चाहिए वहां नहीं बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण बनाया। एक कौन सा दर्पण है? अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ है। जब अवतल दर्पण होगा तो इसमें इसका मुख्य अक्ष भी होगा, बीचों बीच से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चलो हमने एक रेखा खींचा बीचों बीच से, ये मुख्य अक्ष हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मुख्य अक्ष को। मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको याद होगी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से दिखाते हैं। बगल में मैंने पी लिख दिया। यहां से नाप करके दूरी रखेंगे। ध्यान रखना, जितनी दूरी फोकस बिंदु की होगी उतनी ही दूरी
वक्रता केंद्र की भी होगी, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में जो संबंध है वक्रता त्रिज्या में, वो ए बराबर आर बाई टू है। आगे मैं इसको बता दूंगा। तो ये दूरी नाप लिया हमने, यहाँ पर फोकस बिंदु रखा और यहाँ पर सी रखा, वक्रता केंद्र। प्रश्नानुसार अब वस्तु को रखेंगे। तो अब अवतल दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष बना दिया, ध्रुव बना दिया, फोकस बिंदु बना दिया, वक्रता केंद्र बना दिया। प्रश्न करा कि एक वस्तु अनंत पर स्थित है तो वक्रता केंद्र की बाद वाली दूरी अनंत होती है। वस्तु यहां पर स्थित है और आप जानते हो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो हमें दिखाई ही नहीं देती है कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, टेढ़ी है, सीधी है, कैसी है। एक मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो यहां से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य के समांतर चलेगी और दर्पण पर आपतित होगी। जैसा कि गोली दर्पण के परावर्तन का नियम में आपको बताया गया है। मुख्य के समांतर चली, दर्पण पर आई, परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। जब भी प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से ही होकर जाती है और कोई रास्ता नहीं होता है। तो बच्चों बड़े सावधानी से यहां पर हमने जो है निकाला यहां से। ये प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर आप लोग को दिखाई दे जाए। दूसरी रेखा मुख्य के नीचे से ले लेंगे, उतनी ही दूरी पर, जितना मुख्य से ऊपर की ऊंचाई उतनी नीचे की ऊंचाई से लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वस्तु मुख्य के ऊपर स्थित है कि नीचे स्थित है। बस इतना पता है कि वस्तु अनंत पर स्थित है। यहां से किरण चली, सावधानी पूर्वक ये भी दर्पण पर आई, मुख्य के समांतर होकर के, और ये जाएगी कहां से? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। फोकस बिंदु से होकर जाएगी ये भी, क्योंकि ये नियम है गोली दर्पण से परावर्तन का कि जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद और कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय फोकस बिंदु के। तो ये भी फोकस बिंदु से होके चली जाएगी। अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि परावर्तन के बाद दोनों किरणें फोकस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं। तो आपको बताया हूं मैं कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला पॉइंट आंसर में, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी? तो देखो प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो देखो हमें अनंत पर रखी गई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ये कल्पना कर लें कि प्रतिबिंब बिंदुवत होगा। प्रतिबिंब बिंदुवत छोटा, और चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब
उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। वैसे भी आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, स्थिति विशेष को छोड़ करके वो अलग कंडीशन आएगी, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। चार पॉइंट ये इस तरह से हम चित्र बना करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला ये प्रश्न आप लोगों के लिए और इसका उत्तर उतारो, फिर मैं दूसरा प्रश्न लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसको मिटाता हूं। प्रश्न नंबर 2, अब अनंत से वस्तु को हम धीरे धीरे दर्पण की तरफ बढ़ाते जाएंगे और हर स्थिति में प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब का अवकलन करेंगे कि कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो चलो अनंत से वस्तु को थोड़ा सा हम वक्रता केंद्र की तरफ खिसकाएंगे। तो प्रश्न को मिटाते हैं, चित्र को मिटाते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, चलो देखो इधर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। अब यहां पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य स्थित है तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। प्रश्न में करेक्शन किया, दूसरा प्रश्न तैयार हुआ कि एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनेगा तो इसका मुख्य अक्ष होगा, ध्रुव होगा, सब कुछ होगा। इधर देखना, अवतल दर्पण बनाया मैंने। अवतल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष भी होगा। चलो, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एपी हो गया। यहां से नाप करके दूरी एफ और सी रखेंगे। दूरी बिल्कुल नपी होनी चाहिए। मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बढ़ाया आगे। ठीक है, हमने यहां से नापा 10 सेंटीमीटर लिया मैंने, यहां पर 20 सेंटीमीटर। चलो, यहां से हमने एक फोकस बिंदु लिया और यहां पर वक्रता केंद्र लिया और उसके बाद की दूरी अनंत होती है। तो एफ, यहां पर सी, फोकस दूरी की जस्ट दुगनी दूरी होती है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, इसके बाद अनंत। प्रश्नानुसार वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। अब ये वस्तु हमें दिखाई दी जाएगी क्योंकि अनंत से हम दर्पण की तरफ खींच लिया। मान लीजिए एक वस्तु ये है जो स्थित है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। इस तरह से बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाप करके सेंटर में, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। ये स्थित है मुख्य के ऊपर एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है उसी के अनुसार करते चले जाओ, उत्तर मिल जाएगा। अब गोलीय दर्पण पर से परावर्तन
परावर्तन का नियम हम लागू करेंगे। तो यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य के 4 नियम आपको बताया हूं गोली तल से परावर्तन का, गोली दर्पण से। एक वस्तु इसके हेड से निकली और मुख्य के समांतर चलते हुए दर्पण पर आई, परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से ही होकर जाती है। तो हमने इसको फोकस बिंदु से होकर आगे बढ़ाया, इस तरह से आगे बढ़ाया। दूसरी प्रकाश किरण, जब आप जानते हो कि मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अगर फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित हो तो मुख्य के समांतर हो जाती है। तो दूसरा 4 नियम लिखाया, उस 4 नियम में से हम 2 नियम का, एक चित्र बनाते समय 2 नियम का फॉलो करेंगे, जिसमें एक तो हमेशा मुख्य के समांतर वाला पहला नियम लागू होगा और इसके बाद शेष 3 नियमों का हम स्थिति के अनुसार लागू कर सकते हैं। तो चलो हम यहां से दूसरा नियम लागू करते हैं, जो लिखाया हूं कि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आ रही है, सॉरी फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आ रही है। तो देखता है इधर फोकस बिंदु हुआ, प्रकाश किरण चली इसके हेड से, फोकस बिंदु होते हुए दर्पण पर आई, दर्पण पर पहुंची। अब यहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो मुख्य के समांतर हो जाएगी। ठीक है भाई, मुख्य के समांतर हो गई। अब मुख्य के समांतर इसको निकालते हैं नियम अनुसार। गौर से देखोगे ये दोनों ही प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सी और एफ के बीच में काट रही है। कहीं भी हो, है तो जगह वक्रता के अंदर और फोकस बिंदु के बीच, यहां पर कट रही है, तो जहां काटेगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ये प्रतिबिंब बना। अब पहला पॉइंट जवाब में लिखेंगे, आंसर में पहले चित्र बनाया फिर आंसर लिखेंगे। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, मीन्स वक्रता के अंदर फोकस बिंदु के बीच बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब सी और एफ, फोकस बिंदु एफ के मध्य बनेगा। और गौर से देखो कि प्रतिबिंब वस्तु तो ऊपर सीधे खड़ी है, ये प्रतिबिंब नीचे बना है, उल्टा बना है। तो दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब उल्टा होगा। तीसरा पॉइंट, जब उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा। वैसे भी देखो दोनों किरणें यहां पर वास्तव में मिल रही हैं, और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जैसा कि मैंने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर कराते समय इसको बताया था। तो ये किरण चली यहां से मुख्य के समांतर हुई, परावर्तित हुई, फोकस बिंदु से होते हुए आगे बढ़ी। दूसरी किरण चली फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, परावर्तन हुआ, मुख्य के समांतर चली। तो ये नियम है, चारों नियम आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो चित्र नहीं बना पाओगे, और चित्र नहीं बना पाओगे तो इसका जवाब रट के नहीं दिया जा सकता है कि एक वस्तु कहां स्थित है और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से। तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वैसे भी आप लोग जानते हो कि अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो तो नियम आपको पता ही है कि वास्तविक होगा उल्टा होगा। तो उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो वस्तु की लंबाई नाप लो, प्रतिबिंब की लंबाई नाप लो।
दोनों लंबाई नापने पर पता लग जाएगा। देखने में भी वैसे दिख रहा है कि प्रतिबिंब छोटा होगा, क्योंकि वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब छोटा होगा। छोटा होगा। इस तरह से अब ये दूसरा प्रतिबिंब की कंडीशन, वस्तु की कंडीशन, पहले अनंत रखा था तो देखा था कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन रहा है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु से और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, थोड़ा सा इधर टल के इधर आ गया। ठीक है, यानी दर्पण से दूर हटा। अब इसको उतारो, फिर मिटाता हूं। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो प्रश्न बदलेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति याद करो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति याद करो। ध्यान रखना, पहली बार वस्तु को अनंत पर रखा था, दूसरी बार वस्तु को प्रश्नानुसार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आंसर निकालते हैं इसका। चलो निकालते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। इसको मिटाते हैं। देखना, प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार दो बार, सावधानी से पढ़ते हैं कहा क्या रहा है, इसके बाद तो उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, इसको रटा नहीं जा सकता है। इसके नियमों को याद, 4 नियम लिखाया हूं गोली दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का। 4 नियम में से 2 नियम हम हमेशा लेके चल रहे हैं, कोई सा 2 ले लो, उसी से प्रतिबिंब बन जाएगा। जिसमें एक नियम तो हमेशा मुख्य के समांतर वाला पहला नियम लिया जा रहा है, बाकी के 3 नियमों से आपकी इच्छा जो चाहे वो लागू करके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो चलो फिर हम अवतल दर्पण बनाते हैं। पॉलिश किया, ये अवतल दर्पण बना। अवतल दर्पण बना तो मुख्य अक्ष भी बनेगा। चलो मुख्य अक्ष भी बना दिया मैंने। बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, पी ध्रुव बनाया। सभी दूरियों को ध्रुव से ही मापा जाता है, याद रखना, इस बात को मैंने बता चुका हूं। यहां से नाप लो। हमने 10 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस बिंदु को लिया, फिर 10 पर वक्रता केंद्र पर लिया। तो यहां पर फोकस बिंदु मैंने बनाया एफ, यहां पर हमने वक्रता केंद्र लिया सी। प्रश्नानुसार वस्तु को सी पर ही रखना है, तो एक वस्तु मैंने सी पर स्थित किया। यहां से वही नियम लागू होगा, एक प्रकाश किरण चली इसके मुख्य के समांतर चलेगी।
मुख्य के समांतर चली, दर्पण पर पड़ी, परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी। चलो मैंने फोकस बिंदु से इसको निकाला। इस तरह से फोकस बिंदु से होके गई, अब दूसरी किरण फोकस बिंदु से होके आएगी, तो इसको मैंने फोकस बिंदु से होके निकाला। फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित हुई, मुख्य के समांतर हो जाएगी। बच्चों ये चित्र गलत हुआ, क्योंकि दर्पण मेरा टेढ़ा बना हुआ है, हाथ से बनाया हूं, प्रकार तो है नहीं कि प्रकार से इसको हम बना के बताऊं। आप लोग प्रकार से बनाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसका दूसरा सलूशन, मैंने वस्तु को इतना बड़ा, जितना बड़ी वस्तु है वही नीचे रख लिया, इतना बड़ा नाप करके पहले ही रख लो। 4.5 और 4.5 9, इसी पर रख लो वस्तु पहले। जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा वस्तु हमने पहले ही बना लिया, क्योंकि ये दर्पण मेरा टेढ़ा हुआ, दूसरा रास्ता अपना लिया मैंने तुरंत बनाने के लिए। अब मैं नियम वही रहेगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जिसे कहते हैं कि चोर रास्ता का इस्तेमाल करना। नहीं बना, मैंने जबरदस्ती बना रहा हूं। इस तरह से मैंने इसको ऐसे लिया, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ाया मैंने इसको, और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे से ले लिया झुका करके। ये इस तरह से मुख्य के समांतर चली, फोकस बिंदु से होते हुए मैंने निकाल दिया इसके हेड से, और दूसरी प्रकाश किरण को इसके हेड से ले लेंगे हम। गौर से देखना, इस तरह से प्रतिबिंब हमारा सी पर बना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये, क्योंकि यही एक ऐसा कंडीशन है कि जिस वस्तु को जहां रखेंगे प्रतिबिंब वही बनेगा और हमेशा बराबर बनेगा। क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो ये सी वाला कंडीशन है, वक्रता केंद्र वाला एक ऐसा कंडीशन है जहां पर अवतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब को बनाता है। तो प्रतिबिंब आंसर में नंबर 1 वाला पॉइंट, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी पर बनेगा। नंबर 2 उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। नंबर 3 बराबर होगा, प्रतिबिंब बिंब यानी वस्तु के बराबर होगा। चौथा वास्तविक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण से हमेशा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा
वास्तविक होगा, ये कंडीशन। अब हम वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे। तीसरा कंडीशन बन गया। तीसरा तो हो गया। पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना। दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बना। तीसरा कंडीशन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब की प्रकृति कहां बनी, कैसा हुई। अब हम रखेंगे वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रश्न बदलेगा, इसको उतार लो फटाफट। याद रखना ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार यहां पर प्रश्न दिया था कि एक वस्तु फोकस बिंदु के दुगनी दूरी पर स्थित थी। फोकस बिंदु की दुगनी दूरी का है तो भी वक्रता केंद्र, क्योंकि एफ का ठीक दुगना सी होता है। प्रश्न को चेंज कर दिया था, बच्चे घबरा गए। इसलिए इस बात को याद रखना कि जब कहे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो भी सी पर रखा जाएगा, और जब कहे वस्तु फोकस बिंदु के दुगनी दूरी पर स्थित है तो भी सी पर रखा जाएगा। अब प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है, एक वस्तु सी और एफ के मध्य स्थित है, यानी फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित है। फोकस बिंदु के मध्य स्थित है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। मीन्स चारों चीज पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। ठीक है, अब इसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।